नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है जीके जीएस डिस्कशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोगों के लिए एक और मैं शानदार सेशन लेकर के आ चुका हूं। खान सर का जो पॉकेट जीके बुक है उसमें से 2500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आप सभी लोगों के लिए छाट करके लेकर के आए हैं, जो कि आपको आने वाला आगामी सभी एग्जाम में ये मदद करेगा। जैसे कि बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या रेलवे ग्रुप डी हो, या तो अभी आज ही जो है नया वैकेंसी आया है बिहार पुलिस ड्राइवर का 4361 पदों पर, या तो वो वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हो। देखिए जीके जीएस नहीं बदलता है, तो अगर आप इस बुक को कर लेते हैं तो आपको काफी ज्यादा जो बेनिफिट ये आपको मिलने वाला है। देखिए यही बुक है, इसमें सब्जेक्टिव दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इससे ऑब्जेक्टिव निकाल करके लाया है। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, कुछ जो पढ़ने वाले होंगे उनको पता होगा इस बुक के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हर दिन जो है हम आपको 100 प्रश्न करवाएंगे, तो 25 दिन में हमारा क्या है, ठीक है, 100 प्रश्न जो है हम डेली आपको करवाएंगे। तो 25 दिन में हमारा जो सेशन है वो बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये 2500 प्रश्न खत्म हो जाता तो फिर हम आप सभी लोगों के लिए और भी ले करके आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो पॉकेट जीके है थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, फिर तो रेगुलर चलेगा ही। ये जो पॉकेट जीके है इसका सब्जेक्टिव भी कराया जा रहा है, पेज बाय पेज और चैप्टर बाय चैप्टर, तो वो भी इसी चैनल पर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा सेशन है इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। थोड़ा सा आज जो हमारा पीडीएफ इधर उधर हो गया है, इसलिए जो है 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर भी आपको 100 प्रश्न हो जाएगा, चिंता आप लोग मत लीजिएगा। चलिए तो आप लोग फटाफट से जवाब देते जाइएगा ना, तो इससे क्या होगा, रिविजन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है एलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये आप सभी का क्या थे, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के ये जनक थे। ठीक है, अगर देखिए आपसे प्रश्न में कर देगा कि सिर्फ पुरातत्व विभाग का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो आपको मारना है सर जॉन मार्शल। लेकिन अगर आपको भारतीय लगा देगा तो भारतीय जैसी लग जाएगा, तो अलेक्जेंडर कनिंघम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखिए इसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट का पूछे जाने वाला और मन में जो डाउट होता है कि सर पीडीएफ मिलेगा कि नहीं, तो पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। क्लास खत्म होगा साथ में अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख में वर्णन किया गया है। हाथी गुफा जो आपका अभिलेख है उसमें क्या वर्णन किया गया है? जैसे तो बहुत सारा अभिलेख है, लेकिन एक जो अभिलेख है उसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। तो वही पूछ रहा है कि इस जो हाथी गुफा अभिलेख है इसमें क्या लिखा गया, क्या वर्णन किया गया, क्या उसमें पढ़ना है? तो उसमें देखिए पहला ऑप्शन है कलिंग राजा खारवेल के बारे में पढ़ना है, या तो रुद्र दामन, या तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, या तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ना है। तो इसका सही जो उत्तर है ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि कलिंग राजा खारवेल के बारे में पढ़ना है। कलिंग के जो राजा खारवेल था उसके बारे में पढ़ना है, किसमें, तो हाथी गुफा जो अभिलेख है उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसमें सभी एकदम क्रीम क्रीम क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी देखिए आपको जो मैं सेशन अभी करा रहा हूँ ना, इसे देखिएगा जो 16 जुलाई को जो पेपर हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं अलग अलग जो कि डिस्ट्रिक्ट का है, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल जाएगा ये पूरा प्रश्न, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? भारत का जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो क्या है? पहला ऑप्शन है मनुस्मृति, वेद है, उपवेद है, या तो फिर वेदांग है। देखिए कोशिश आप लोग कीजिएगा फ्रेंड कि मेरे को जवाब देने से पहले आप मन में अपना जवाब दीजिएगा, ये कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम आपको बताएंगे प्रश्न, तो अगर आपका सही जाता है तो आपको एक उत्सुक जो है लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा कि हम जो प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। और बाकी अगर गलत रहेगा फिर तो हम आपको बताएंगे ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मनुस्मृति। क्या हो जाएगा, तो मनुस्मृति जो है वो भारत का सबसे जो है वो आपका प्राचीन मनुस्मृति है। क्या है, भारत का सबसे प्राचीन मनुस्मृति की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्राचीन स्मृति का बात करेगा तो मनुस्मृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका मनुस्मृति। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? देखिए भारत में तो बहुत सारा अभिलेख है, जैसे कि वो आप ही हम आपको हाथी गुफा अभिलेख बताएं, जिसमें राजा खारवेल के बारे में पढ़ाई करने को मिलता है, जानकारी मिलता है, उसके बारे में पूरा इतिहास मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि जितना भी अभिलेख है ना, तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, किसका है, कौन सा राजा, ये कौन सा शासक का है? तो अशोक का है कि चंद्रगुप्त मौर्य का है कि वासुदेव का है कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक का। सबसे ज्यादा जो मिलता है
ये अशोक का ही मिलता है। और सबसे प्राचीन की भी बात करें तो अशोक का ही मिलता है, ठीक है। ये जो प्राचीन है लगभग ये तीसरी सदी में आपको देखने को मिलता है, लगभग 250 से लेकर के 300 बीसी तक। कितना? 250 से लेकर के लगभग 300 बीसी तक ये सबसे प्राचीन आपका ये जो है क्या है तो आपका अभिलेख है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? भी यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है ऑप्शन में आपका ऋषभ देव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, इन चारों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, पहले, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका जैन धर्म है, ठीक है, इसमें जो टोटल अगर हम कुल अगर तीर्थंकर की बात करते हैं तो इसमें 24 तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है। ये 24 में से 4-5 को पूछता है, जो कि आपको ये चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा बताते हैं। तो पहले तीर्थंकर की बात करें तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। क्या हो जाएगा? तो ऋषभ देव हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि महावीर स्वामी, महावीर स्वामी कौन थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन? तो 23वें तीर्थंकर थे। अजीतनाथ की बात करें तो ये दूसरे तीर्थंकर थे। कौन? तो ये सेकेंड नंबर के जो है तीर्थंकर थे। देखिए ये जो चारों ऑप्शन है, अजीतनाथ दूसरा और ऋषभ देव पहला, यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला फर्स्ट, ठीक है। महावीर स्वामी 24वां और पार्श्वनाथ 23वां, इन चारों के अलावा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन है? वैष्णव धर्म के अगर संस्थापक की हम लोग बात करते तो आप लोग बताइएगा। पहला है वासुदेव कृष्ण नारायण है, उसके बाद नंदी बर्मन है, उसके बाद आपका अगला जो ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो अगर हम बात करें वैष्णव धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म का संस्थापक कौन है, इसका स्थापना कौन किया था? तो वैष्णव धर्म का जो स्थापना किया था, इसका जो संस्थापक है वो वासुदेव कृष्ण है। कौन है? तो वासुदेव कृष्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? देखिए लिंग पूजा एक होता है, ठीक है, वही पूछ रहा है कि इसका वर्णन जो है कहाँ मिलता है। लिंग पूजा का वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में कि विष्णु पुराण में कि शिव पुराण में कि आपका भागवत पुराण में? तो अगर लिंग पूजा के वर्णन की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है मत्स्य पुराण में। किसमें? तो मत्स्य पुराण में आपको देखने को मिलता है। यहीं पर अगर आपसे बात करें कि जो है सबसे प्राचीन हमारा कौन सा जो है ये पुराण है, ठीक है, सबसे जो हमारा प्राचीन पुराण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा मत्स्य पुराण ही है। कौन है? तो हमारा मत्स्य पुराण ही आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आपको बता दिए, सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण ही आपको मारना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष में हुआ था? आपको ये भी बताना है कि कहाँ कहाँ हुआ था, इनका मृत्यु कहाँ हुआ और इनका मृत्यु कब हुआ, ठीक है। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि इनका जन्म जो है कब हुआ, किस वर्ष हुआ, ठीक है। किस वर्ष हुआ जन्म? 564 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, आपका 480 ईसा पूर्व, 545 ईसा पूर्व। तो इसका जो इनका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का, इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। और इनका मृत्यु कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। कब? तो 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। कहाँ? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर अभी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में आपका है कुशीनगर, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। कहाँ है? तो नेपाल में है। और कब हुआ इनका? तो देखिए 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ और इनका मृत्यु 483 बीसी में हुआ। कहाँ? तो कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर की, बृहत ने अपने उपदेश आमजन की किस भाषा में दिया था? क्या पूछ रहा क्वेश्चन की बृहत ने अपने उपदेश आमजन किस भाषा में दिया था? तो आप लोग बताइएगा, प्राकृत भाषा में कि पाली में कि संस्कृत भाषा में कि बोधि भाषा में? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो ये जो बृहत था ये अपना जो उपदेश दिया था आमजन, ये किस भाषा में दिया था? तो ये पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? तो ये पाली भाषा में दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर है, कनिष्क की राजधानी कहाँ है? कनिष्क की राजधानी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राजधानी की बात करें, पहला ऑप्शन है फिरोजपुर, पेशावर, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा को ही पटना बोला जाता है जो कि अभी बिहार का राजधानी है। राजगिरी को ही राजगीर बोला जाता है, ठीक है, राजगीर बोला जाता है।
जहां पर आपका इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, ठीक है। और विश्व हॉकी कप का अगर बात करें तो आपका कहाँ हुआ है, तो आपका ये राजगीर में ही हमारा बिहार में हुआ है इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला है बिहार शरीफ। तो इसका सही उत्तर की बात करें, कनिष्क की जो राजधानी थी वो फिरोजपुर पेशावर थी। कहाँ, तो फिरोजपुर पेशावर, ए जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 नंबर। कारकोट वंश का संबंध किससे है, बताइएगा फ्रेंड्स। कारकोट जो संबंध है, इसका जो कारकोट जो वंश है, इसका संबंध किससे है। तो आप लोगों के सामने जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। पहला यहाँ पर है गया, उसका दूसरा है काम्पिली, उसके बाद तीसरा आपका है जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका है कहाँ, तो सल्तनत काल से यहाँ पर होना चाहिए, सल्तनत काल, इससे गलती हो गया, ठीक है। ये देखिए काट देते हैं इसको हम, इसका जो है सल्तनत काल होगा, ठीक है। क्या होगा, सल्तनत काल से, ठीक है। तो इसका अगर उत्तर की हम लोग बात करते हैं तो ये आप सभी का हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। किससे हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर से इनका संबंध था, ठीक है। किसका, तो कारकोट राजवंश का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। कोई व्यक्ति है जिसे लाख बख्श बोला जाता है, तो व्यक्ति का नाम आपको बताना है, ऐबक को या गौरी को या इल्तुतमिश को या तो फिर बलबन को। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो ये जो ऐबक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाख बख्श बोलते हैं। क्या, तो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति कौन है, तो ऐबक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है, यानी किसकी है। सॉरी देखिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन में त्रुटि है, लेकिन कल से सब सही हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है कि जितना भी अभिलेख है, तो भारत की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो भारत में सबसे प्राचीन किसका अभिलेख है, कौन सा सम्राट का, कौन सा राजा का, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, वासुदेव का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बहुत पहले ही हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि सबसे ज्यादा जो अभिलेख है वो अशोक का है, सबसे पुराना भी इसी का है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो अशोक का है। किसका है, तो अशोक का है। लगभग कितना हम बताए थे आपको, 250 से लेकर के 300 बीसी के आसपास ये पुराना है, सबसे पुराना, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, बहादुर शाह के उत्तराधिकारी युद्ध में किसका साथ दिया था, ठीक है। युद्ध में किसने साथ दिया था, सॉरी क्वेश्चन है कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी थे, बहादुर शाह के जो उत्तराधिकारी थे, एक युद्ध हो रहा था, तो ये पूछ रहे हैं कि उस युद्ध में जो है किसने साथ दिया था, कौन, तो ये जो उत्तराधिकारी था इसका साथ किसने दिया था, तो गुरु नानक ने, गुरु गोविंद ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका जो सही उत्तर है ये आप सभी का हो जाएगा। देखिए ये पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, गुरु गोविंद सिंह, क्या हो जाएगा, तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है ना ये कलर हो गया था, ये आपका आंसर था, ठीक है। आज का जो पीडीएफ है ना बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत कर रहा है। चलिए कल से सब सही हो जाएगा, अब नहीं आगे है, एक दो और हो सकता है, तो कोई बात नहीं। अगला है 20 नंबर, देखेंगे द्वैध शासन की व्यवस्था किसने लाया था। बता रहे हैं यहाँ पर, पूछ रहा है क्वेश्चन कि बंगाल में जो है लाया गया था द्वैध शासन प्रणाली। तो द्वैध शासन प्रणाली जो है किसने लाया था, लॉर्ड क्लाइव ने कि हेक्टर मुंडो ने कि लॉर्ड कर्जन ने, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लाया था कौन, तो लॉर्ड क्लाइव ने लाया था। कौन, लॉर्ड क्लाइव ने लाया था। और इसे अंत कौन किया, इसे अंत कौन किया, तो हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। कौन, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है मोपला विद्रोह कब हुआ, मोपला विद्रोह कब हुआ आपको बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मोपला विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो पहला ऑप्शन आपके पास है 1836, दूसरा ऑप्शन है 1840, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 1921, और आपके पास में फिर चौथा ऑप्शन है 1821, ठीक है। तो 1885। तो इसका सही आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन सी आप सभी का है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1921 में ही जो आपका मोपला विद्रोह घटित हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था, महात्मा गांधी जी के माता का नाम की बात करें, पुतली बाई, सीताबाई, मीराबाई, कस्तूरबा गांधी। तो ये जो पुतली बाई है ये इनका माता का नाम था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कस्तूरबा गांधी का, तो ये जो था इनका पत्नी का नाम था। किसका, तो महात्मा गांधी के पत्नी का नाम था। बाकी आपको बताना इनका 4 बेटा था, उसका नाम क्या था, ठीक है। 2 का मैं बता देता हूँ, हरिलाल और मणिपाल, 2 को आपको बताना है, ठीक है। क्या था, हरिलाल, हरिलाल और मणिलाल।
ठीक है, बाकी दो आपको कमेंट में बताना है, दिमाग पर जोड़ देना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछ रहा है, ये एक बाग है जिसका नाम है शालीमार, वो कहाँ स्थित है? बिहार में है कि आपका हैदराबाद में है कि आपका जम्मू कश्मीर में है कि आपका कलकत्ता में है? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो ये शालीमार बाग है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्राचीन विश्व का इतिहास का काल है। प्राचीन विश्व का जो इतिहास है उसका काल आपसे पूछ रहा है, उसका समय पूछ रहा है कि कब से कब तक उसका समय है। प्राचीन विश्व इतिहास का समय पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आरंभ से 5वीं सदी तक, आरंभ से 5वीं सदी से 16वीं सदी तक, 16वीं सदी से आगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये आप सभी का हो जाएगा क्या? तो आरंभ से 5वीं सदी तक। कितना? तो आरंभ से 5वीं सदी तक आप सभी का जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पुनर्जागरण का अर्थ है। पुनर्जागरण का क्या अर्थ है आप सभी को बताना है। तो पुनर्जागरण का जो अर्थ है, फिर से जागना, फिर से बात करना, फिर से आंदोलन करना, इनमें से कोई नहीं। जैसे नहीं देखते हैं कि आंदोलन करते करते बहुत लोग थक जाता है, छोड़ देता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। पुनर्जागरण करना है, फिर से उठना है, जागना और फिर से आंदोलन को जारी रखना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे आंसर कि फिर से जागना। क्या? तो फिर से जागना, मरा हुआ आंदोलन को फिर से जगाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन में मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? देखिए चीन का एक राजवंश है जिसका नाम है मंचू राजवंश, ठीक है। वही पूछ रहा है कि इसका पतन कब हुआ, इसका खत्म कब हुआ, पूरा इसका जो है हिस्ट्री कब खत्म हुआ। तो 1911, 1912, 1913, 1914। तो ये जो मंचू राजवंश है, मंचू जैसे आएगा तो 1911 मारना का। तो 1911 में जो है मंचू राजवंश का खत्म हो गया, पूरा कहानी खत्म, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। देखिए आप लोग बताइएगा कि अगला हम सेशन आपके लिए और क्या लाएं। ये तो एक आपका चलेगा ही रेगुलर, बाकी आप लोग बताइएगा एक और बुक मैं सोच रहा हूँ एडुटेरिया वाला आपको करवा देता हूँ, ठीक है, बिहार दरोगा का जो आया है। तो आप लोग बताइएगा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया कब? 1773 एक्ट के तहत, 1781 एक्ट के तहत, 1784 एक्ट के तहत, 1793 एक्ट के तहत। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं। बंगाल का जो गवर्नर है, देखिए बंगाल में पहले गवर्नर का पद होता था, ठीक है, फिर बाद में उसे गवर्नर को हटा करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो यही पूछ रहा है कि गवर्नर जिसे बोलते थे अब उसे गवर्नर जनरल का पद दिया गया, तो वो किसके तहत हटा करके नाम नया चेंज किया गया, ठीक है। तो ये 1773 एक्ट का जो नियम आया था, इसी के तहत क्या किया गया, तो गवर्नर का जो नाम है उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया, तो गवर्नर जनरल कर दिया, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल यहाँ पर कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, त्रिभुजाकार 4 मंजिला संसद भवन में लोकसभा सदस्य सीट की संख्या कितनी है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा कि ये जो आपका, ये जो अभी नया आपका बना है ना त्रिभुजाकार, जो आपका संसद भवन बना है दिल्ली में, कहाँ बना है, तो आपका दिल्ली में जो बना है वो कैसा है, जो वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो नया संसद बना है भवन दिल्ली में वो कैसा है, त्रिभुजाकार है या चतुर्भुजाकार है या कैसा है, ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले त्रिभुजाकार मारना है आंसर में, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, त्रिभुजाकार 4 मंजिल है, उस संसद भवन में लोकसभा सीट सदस्यों की संख्या कितनी है, 888 है कि 384 है कि 385 है, तो 888 क्या मारना है, 888, ठीक है। जैसे ही आप सभी लोगों से बोलेगा कि नया जो संसद भवन बना है, ठीक है, नया जो संसद भवन बना है इसमें टोटल कितना सीट है, तो आपको क्या मारना है, 888, 888 कितना मारना है, तो 888 आपको मारना है, ठीक है। चलिए और इसका आकार की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका आकार कैसा है, ठीक है, इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार, क्या, त्रिभुजाकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में पूछ रहा है, कब किया गया, 29 जनवरी 1953, 20 सितंबर 1978, 20 जनवरी 1975, 20 फरवरी 1988। तो इसका जो गठन किया गया ना वो किया गया 20 जनवरी, ठीक है। कब किया गया, तो 29 जनवरी 1953, 29 जनवरी 1953 को किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछ रहा है, इसका गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को, 12 सितंबर 1993 को, 12 जनवरी 1993 को, उसके बाद लास्ट जो आपका ऑप्शन है वो 10 दिसंबर 1993 को। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर की बात करें, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है, तो जैसे मानवाधिकार के बारे में आपसे पूछेगा तो इसका जो उत्तर आपको मारना है वो मारना आपको 12 अक्टूबर 1993। क्या? तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका जो है ये आयोग का जो है गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। भारत का जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा ध्वज है भारत का, हिंदुस्तान का, इंडिया का, उसका जो ध्वज है उसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 14 अगस्त 1947 को, 25 जनवरी 2002 को और 23 अगस्त 1947 को। तो इसे जो अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आप लोग बताइएगा कि इसमें जो गोल जो रहता है, मतलब हमारा जो तिरंगा है इंडिया का, उसके बीच में जो एक अशोक चक्र रहता है, उसमें कितना तिल्ली रहता है? ठीक है, ये जो तिल्ली इस प्रकार से होता है ना भरा हुआ, तो उसमें कितना रहता है आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था, ठीक है, जल का जो गैसीय अवस्था है उससे बोल रहा है कि तरल या ठोस अवस्था में जो बदलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है कि हिमांक कहा जाता है कि ओस कहा जाता है कि धुंध कहा जाता है? तो इसे संघनन की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघनन की प्रक्रिया कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुआ? ठीक है, स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुआ? 5 अप्रैल 2016 को, 5 अप्रैल 2015 को, 5 अप्रैल 2017 को, 5 अप्रैल 2018 को। तो स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड खड़ा हो जाना है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को खड़ा हो जाना है। क्या? 5 जुलाई 2016 को इसका स्थापना किया गया। किसका? तो स्टैंड अप इंडिया का। किसका किया? तो स्टैंड अप इंडिया का स्थापना 5 अप्रैल 2016 को किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुआ? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना पूछ रहा आपसे 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1986, 12 अप्रैल 1990। ठीक है, उसके बाद अगला आप सभी का 12 अप्रैल 1992। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग सही उत्तर की बात करते हैं, तो ये जो इसका स्थापना किया गया किसका? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का, वो किया गया 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो आप सभी के सामने है कि नायलॉन में प्रकाश का चाल होता है। देखिए जो नायलॉन होता है उसमें प्रकाश का चाल यानी स्पीड कितना होता है? ठीक है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 1.96 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सही उत्तर है ये आप सभी को क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आप सभी का जो ये सही उत्तर है, ये नंबर डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1.96 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होने के प्रकाश का कहा जाता है। फिर से पढ़ते क्वेश्चन, थोड़ा सा एरर लग रहा है क्वेश्चन में। श्वेत प्रकाश को अपने, यहाँ पे देखिए को होना चाहिए था, श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, प्रवर्धन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा? तो वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कल से देखिए ऐसा नहीं होगा, कल से पूरा हमारा सारा क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक है, इंद्रधनुष,
बताइएगा आप लोग इसका उत्तर। इंद्रधनुष सूर्य की किस दिशा में दिखाई देता है? इंद्रधनुष जो आप लोग देखते हैं ऊपर में जो बनता है, तो ये पूछ रहा है कि सूर्य के किस दिशा में दिखाई देता है। पहला है सीधा में, कि विपरीत दिशा में, कि आमने सामने, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका विपरीत दिशा में हमेशा दिखाई देगा इंद्रधनुष। क्या? तो इंद्रधनुष जो हमारा देखते हैं आप लोग देखते होंगे, हम भी देखे हैं, तो वो जो होता है सूर्य के अपोजिट साइड में हमेशा बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह निश्चित तापमान जिस पर पदार्थ लौह चुंबकीय से अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है वह कहलाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, क्या पूछ रहा है कि कोई भी एक मान के चलिए कि निश्चित तापमान है, कोई भी कितना भी सेंटीग्रेड या डिग्री, कितना भी डिग्री, ठीक है, उस पर क्या होता है कि लौह चुंबक जो है वो अनुचुंबक में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका प्रक्रिया पूछ रहा है कि जो लौह चुंबक से अनुचुंबक में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रक्षेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्यूरी तापमान कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका क्या? तो क्यूरी तापमान कहलाता है। क्या? तो क्यूरी तापमान कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस यंत्र का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने में किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग दूर के वस्तु को देखने के लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तु के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है बाइनोक्यूलर, बैरोग्राफ, फैदोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाइनोक्यूलर। क्या हो जाएगा? तो बाइनोक्यूलर जो है हम दूर की वस्तु को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है कहाँ है स्थित, पूछ रहा है। जादूगोड़ा, जमशेदपुर, दुर्गापुर या नासिक में? तो ये जो आपका स्थित है ना, ये आपका है जमशेदपुर में। कहाँ? तो जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर आपका कहाँ है? तो आपका झारखंड जिला में है। किसमें? तो झारखंड जिला में, सॉरी झारखंड राज्य में। ठीक है, झारखंड राज्य में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या वर्ग 18 में नोबेल गैस का उदाहरण क्या का उदाहरण है? देखिए बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्या है? पूछ रहा है कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, उसका जो शून्य वर्ग है, यानी शून्य का जो समूह है, या तो जो आपका ग्रुप 18 है, वर्ग 18 है, उसमें नोबेल गैस कौन कौन सा है? ठीक है, यही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। तो इसका मैं तीनों ऑप्शन चारों नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपका इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका आंसर है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। इसको कैसे याद रखना है? जैसे आपसे पूछेगा कि शून्य ग्रुप में यानी शून्य वर्ग में या 18 यानी कि ग्रुप 18 वर्ग में कौन कौन सा गैस आता है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तीनों पहले याद रखना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिका का जो सबसे छोटा वाला भाग होता है कोशिकांग, क्या कहलाता है? राइबोसोम, की माइक्रो माइट्रोकॉन्ड्रिया, उसके बाद ईआर, या तो फिर आप बताइएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर की अगर हम लोग बात करते हैं 43 का, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका राइबोसोम। क्या हो जाएगा? आपका जो ये राइबोसोम है यही आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे जो छोटा होता है यही आपका कोशिकांग होता है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे बड़ी आंतरिक अंग है। सबसे बड़ी जो आंतरिक अंग है मतलब अंदर का अंग पूछ रहा है। ठीक है, आंतरिक का मतलब हो गया अंदर का अंग। ठीक है, तो बहुत सारा अंग से मिलकर के बना है बॉडी, तो वही पूछ रहा है कि सबसे बड़ा क्या है? यकृत है, या तो किडनी है, या मेरुरज्जु है, या तो फिर किडनी है। देखिए दो दो किडनी हो गया तो ये तो होबे नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है लीवर। क्या बोला जाता है? लीवर, इसे ही बोला जाता है। ठीक है, यकृत जो है सबसे बड़ा जो है अंग होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से जन्म हार्मोन है, जन्म हार्मोन आपसे पूछ रहा है कौन सा है? एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, और उसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन है। तो चलिए बताइएगा इसका सही जो उत्तर है वो आप सभी का हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये आपका जो है जन्म हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है।
नांगल वन्य जीव अभयारण्य है, कहाँ है? नांगल वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ है? तो ये सीधा आप लोग याद रखिएगा पंजाब में है। कहाँ है? तो आपका ये पंजाब में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आप सभी के स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश में कुल वनावरण कितना है? देश में कुल वनावरण मतलब कितना पेड़ पौधा लगा है, कितना भाग पर, यही पूछ रहा है कितना परसेंट आपका। ठीक है, तो 22%, 21.7%, 33%, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका वनावरण है टोटल हमारा भारत में वो है 21.7%। कितना है? तो 21.7% है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं 49 नंबर। कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है? कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है और आपका कब हुआ था ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1868, 1869, 1880, 1885। तो ये जो कीबोर्ड का आविष्कार हुआ था जो आप लोग खटखटाते हैं ना, वो 1868 में हुआ था। और किसने किया था? तो क्रिस्टोफर ने। किसने? क्रिस्टोफर ने किया था। किसने? क्रिस्टोफर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, इधर साइड में लिखने में नहीं बनता है, फिर हमको इधर जाना पड़ेगा तो ही हमको लिखने में बनेगा। इधर रहता क्वेश्चन तो अच्छा रहता। चलिए कोई नहीं, जैसे है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन है? भारत के प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन आपके पास है अन्ना चांडी, नीरजा भानोट, आरती शाह और आपका मार्गरेट थैचर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आना चांडी। क्या हो जाएगा? तो आना चांडी पहले जो है भारत के महिला सत्र न्यायाधीश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के किस स्थान से मिला है? ठीक है, सबसे ज्यादा अभिलेख किसका है? तो अशोक का है। सबसे पुराना भी उसी का है। अब पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो अभिलेख है वो कौन सा जगह से मिला, कहाँ से मिला है? तो इसमें सीधे ध्यान रखना आपको, बोझगोई से। कहाँ से? तो बोझगोई से आपको मिला है। इसमें तीनों बताते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिला है वो बोझगोई नामक स्थान से मिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सी है? भारत की जो है सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो खारवेल। कौन है? सॉरी, खारवेल नहीं, ये क्वेश्चन आ गया अशोक का है। किसका? अशोक का। पता नहीं क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। चलिए अगला चलते हैं। भारत के सबसे प्राचीन अशोक के अभिलेख जो है कितना वर्ष पुराना है? ठीक है, कितना वर्ष पुराना है, जो कि मैं आप सभी को ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका था। ठीक है, तो अब आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही 2 बार बताया हूँ इसके बारे में कि सबसे पुराना अभिलेख अशोक का है, सबसे ज्यादा अभिलेख अशोक का है, और सबसे पुराना है तो कितना पुराना है हम आपको बताए थे ना कि 250 बीसी से लेकर के 300 बीसी तक है। तो इसका आंसर आप क्या मारिएगा? 300 की 250? तो आपको 250 मारना है, पहले ही आ रहा है कि जहां से स्टार्ट होगा वही ना मारिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 250 ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है किससे? जूनागढ़ जो अभिलेख है उसका संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से, समुद्रगुप्त से, पुलकेशिन द्वितीय से, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संबंध है आपका ये हो जाएगा रुद्रदामन से। किससे? तो रुद्रदामन से संबंध है किसका? तो जूनागढ़ अभिलेख का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्भिक्ष शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में मिलता है? दुर्भिक्ष शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में मिलता है? तो सीधे याद रखिएगा, दुर्भिक्ष की बात करें तो सौगौरा अभिलेख। किसमें? तो सौगौरा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मदीना के कुरैशा तथा सॉरी कुरैशा नहीं, मदीना के कुरैश तथा मुस्लिमों के बीच कितने युद्ध लड़ा गया? देखिए, मदीना का जो कुरैश लोग है और जो मुस्लिम है तो उनमें युद्ध हुआ है। तो कितना बार हुआ है? तो 3 युद्ध हुआ है। कितना युद्ध हुआ है? तो 3 युद्ध हुआ है। सीधे आप लोग को ये याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है 711 ईस्वी में अरबों का आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बताइएगा किसके नेतृत्व में किया गया था? अरबों का जो 711 वाला आक्रमण हुआ था वो किसके नेतृत्व में? अबैदुल्लाह, उसके बाद बुदैल्लाह, उसके बाद आपका ए और बी दोनों है, आपका डी में इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों, बुदैल्लाह और उबदैल्लाह आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस रास्ते स्थल मार्ग से भारत पहुंचा था? मोहम्मद बिन कासिम जो था वो प्रथम मुस्लिम आक्रमण ये करने वाला था। तो पूछ रहा है कि किसके रास्ते वो जो है भारत पहुंचा था, ये सफल का बात करें तब। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है किसके रास्ते? मकराना के रास्ते, देवल के रास्ते, मुल्तान के रास्ते, या इनमें से कोई नहीं।
तो ये जो भारत पहुंचा था ये देवल के रास्ते पहुंचा था। किसके रास्ते? तो ये देवल के रास्ते पहुंचा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है, इसका जवाब दीजिएगा। राजा दाहिर की पुत्री का नाम क्या था जिसे कासिम ने ब्राह्मणवाद से पकड़ा था? मतलब कि राजा दाहिर जो दो पुत्री थे उसका नाम आपको बताना है, जिसको किडनैप कर लिया था कासिम ने। कितने? तो कासिम ने। कहां से किया था? तो ब्राह्मणवाद से जो है दोनों बेटी को इसका उठा लिया था, किडनैप कर लिया था, बंदी बना लिया था। तो पहला ऑप्शन है सूर्य देवी और परिमल देवी, अनीता और विनीता, कांजी और पूर्वा, राखी और सावंत। तो इसका सही उत्तर है, इनका दोनों बेटी का नाम था सूर्य देवी और परिमल देवी। क्या? सूर्य देवी और परिमल देवी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई कब हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु कब हुआ? तो आपका इसका उत्तर की बात करें 714 की, 13 की, 15 की, 12, तो इसका जो मृत्यु हुआ वो हुआ 715 ईसा में। कब हुआ? तो 715 ईसा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गजनी वंश की स्थापना किसने किया था? गजनी जो एक वंश है उसका स्थापना पूछ रहा है कि उसका स्थापना किसने किया है? अलप्तगिन ने किया है, सुबुक्तगिन ने किया है, गजनवी ने किया है, गौरी ने किया है। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, गजनी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? तो इसका सही हो जाएगा आपका ये अलप्तगिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलप्तगिन। किसने किया है? तो अलप्तगिन ने किया है। किसका? तो गजनी वंश का स्थापना। अगला चलते हैं। गजनी वंश को जाना जाता है, बताइएगा, गौरी वंश से या तो यामिनी वंश से या तो आपका गौड़ वंश से या तो आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये सिर्फ गजनी वंश को ही यामिनी वंश के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या है? बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या है? मुअज्जम, आजम, काम बख्श या तो फिर अस्करी। ठीक है, तो इसका अगर उत्तर की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो नाम है आपका मुअज्जम। क्या नाम है इसका? तो मुअज्जम इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, शाह ए बेखबर कहा जाता है। शाह ए बेखबर कौन है? तो बताइएगा आप सभी लोग, किसे कहा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह को, आलमगीर द्वितीय को, मोहम्मद शाह को और आपका अहमद शाह को। तो ये कहा जाता है बहादुर शाह को ही साहब ए बेखबर। शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है? तो बहादुर शाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली का सम्राट कब बना? तो आप लोग बताइएगा इसका सही उत्तर 1707 में कि 1706 में कि 1708 में कि 1709 में। तो ये जो बना था ना ये 1707 में। कब? तो 1707 में उपाधि धारण किया और दिल्ली का सम्राट बना। उसी समय इसका उपाधि जो है ये धारण किया था 1707 ईस्वी में। ठीक है, बहादुर शाह। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर मुगल शासक में सबसे वृहद शासक बनने वाला शासक कौन था? उत्तर मुगल शासक में सबसे ज्यादा जो है वृहद शासक बनने वाला कौन शासक था? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर आलमगीर टू। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है ये आप सभी का हो जाएगा ये हो जाएगा बहादुर शाह। क्या हो जाएगा? तो आपका बहादुर शाह हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एरर लग रहा है लेकिन फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बहादुर शाह ने खुतबे में अली के साथ क्या जोड़ा? ठीक है, बहादुर शाह जो था वो खुतबे में अली के साथ क्या जोड़ा? तो अली के साथ अगर हम लोग बात करें बली, लली, अली या तो फिर श्यामली। ठीक है, तो ये जो है अली ही जोड़ा था। क्या जोड़ा था? अली में अली ही जोड़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शांतिपूर्ण मैत्री की नीति किसने अपनाई थी? शांतिपूर्ण मैत्री की नीति किसने अपनाई थी? बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर टू। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह। किसने? तो मोहम्मद शाह ने ये अपनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर भारत में विकसित मंदिर किस शैली में निर्मित है? उत्तर भारत में जितना भी मंदिर हमारा निर्माण किया गया है वो पूछ रहा है कि किस शैली पर है। नागर शैली में है कि उड़ीसी शैली में है कि आपका जो है खजुराहो शैली में है कि आपका द्रविड़ शैली में है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये नागर शैली में। किसमें है? तो नागर शैली में बना हुआ उत्तर भारत का जितना भी मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है एक विष्णु और लक्ष्मी जी को जो ये दर्शाता है, मतलब उन्हीं के लिए ये मंदिर बनाया गया, उन्हीं को ये समर्पित है।
भगवान ये विष्णु जी और लक्ष्मी माता, ठीक है। चलिए, तो ये दिल्ली में है, त्रिपुरा में, असम में, गुजरात में, तो ये कहाँ है, तो ये दिल्ली में। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है, तो दिल्ली में, लक्ष्मी जी और नारायण जी, ठीक है। चलिए अगला है 72 नंबर, त्रिपुरेश्वर मंदिर कहाँ है, तो त्रिपुरेश्वर कहाँ है, तो त्रिपुरा में, कहाँ है, तो त्रिपुरा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्राचीन विश्व का इतिहास का काल है। ये देखिए 2 क्वेश्चन दोहरा गया है, आरंभ से लेकर के 5वीं सदी तक, ठीक है। मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण, ये भी दोहरा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए आप लोग बताइएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध किस देश के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध आप लोग बताइएगा कि किस देश के बीच में हुआ था। तो अगर इसका सही उत्तर की हम लोग बात करें तो ये आप सभी का जो हो जाएगा, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध पहला आपका है इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, इंग्लैंड और भारत, और फ्रांस और इटली। ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस, क्या हो जाएगा, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये हुआ था। 7 साल ये युद्ध चला था, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध इसे बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सप्तवर्षीय युद्ध की युद्ध जो है की अवधि क्या है। यानी देखिए अभी जो है आप सभी लोगों का सप्तवर्षीय युद्ध आया जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ। तो पूछ रहा है कि ये जो हुआ था युद्ध ये कब से कब तक हुआ था। तो आप लोग बताइएगा, देखिए 55 से 63 आप लोग जोड़िएगा तो ये 7 हो जाएगा। 55 और 5 60 और 3 63, ये 68 हो गया, तो ये खत्म हो गया। 1756 से 1763, 56 और 4 60 और 3 63, ये 7 पूर रहा है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा। अब ये नहीं कि ये सब भी पूर रहा था ये सब हो जाएगा, नहीं। आपका जो है इसका जो समय है वो 1756 से लेकर के 63 तक है, 1763 तक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों में लड़ा गया, बताइएगा किन 2 देशों में लड़ा गया। तो ये हो जाएगा आपका 3 होना चाहिए, ठीक है। यूरोप, अमेरिका और भारत, यूरोप, अमेरिका और भारत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, तो 1773 के अधिनियम के तहत। तब तो 1773 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया, कब लगाया गया, तो यही जो एक्ट बना था 1773 वाला, इसमें बहुत सारा बदलाव किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहा, तो आप लोग बताइएगा 1773 से 1858, 1858 से 1947, 1900 से लेकर के 1947, ठीक है। उसके बाद बात करें इनमें से कोई नहीं, तो इसका रहा था 1773 से लेकर के 1857 तक, 1857 तक। इसके बाद तो ब्रिटिश वाला हो गया था, किसका, तो ब्रिटिश वाला आ गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ताज का शासन कब से कब तक चला, ठीक है। देखिए आ गया ना, 1858 से लेकर के 1947 तक। 1773 से तो चला था, 58 तक किसका, तो ईस्ट इंडिया का। लेकिन 58 के बाद आ गया कौन, तो 58 से लेकर के 47 तक अंग्रेज लोग आ गए, कौन, तो ब्रिटेन वाले यानी कि इंग्लैंड वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया कब। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1773, 1774, 1833 और 1784, ठीक है। तो ये जो था ना, ये 1833 में नियम एक बना कि आपका जो पूरा एक ही बजट जो तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। 1833 क्या है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का जो है अधिकार दिया गया है। मतलब जो गवर्नर जनरल था जो चला रहा था शासन, तो उसे बोला गया कि पूरा देश के लिए जो है एक ही बजट तैयार करो, उसी में पूरा चलाओ, ठीक है। तो ये कब हुआ, तो 1833 में अधिकार इसको दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दासता का घोषणा पत्र या दासता का चार्टर कहा था, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा दासता का घोषणा या दासता का चार्टर कहा था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब, तो 1935, 1853, 1833, 1784, तो ये कहा था 1935 को। कब, तो 1935 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सर स्टैफोर्ड की अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव का प्रस्ताव कब भेजा गया। फिर से पढ़ते क्वेश्चन को। सर स्टैफोर्ड की उपाधि में क्रिप्स प्रस्ताव का प्रस्ताव कब भेजा गया, 1940 में, 42 में, 43 में, 44 में। तो ये जो आपका भेजा गया, ये भेजा गया आपका 1942 में। कब, तो 1942 में भेजा गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर है
कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। भूगोल शब्द के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, भूगोल का जनक नहीं पूछ रहा है। तो भूगोल शब्द का जो सबसे पहला बार जो ये प्रयोग किया है वो किसने किया है, तो ये किया है इराटोस्थनीज ने। किसने, तो इराटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रथम बार जो है इसने ही ये प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भूगोल भूगोल पृथ्वी का झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभियान अभियम विज्ञान है। तो ये किसने कहा था, यानी देखिए क्या भूगोल पृथ्वी के झलक को स्वर्ग, इतना ही तो आपको पकड़ना है। जैसे स्वर्ग का बात करेगा तो क्या मार देना है, कार्ल रीटर। क्या, तो कार्ल रीटर ने ये जो है कथन कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भूगोल के पिता कहा जाता है किसे। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को। किसको, तो हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जनक की बात करें तो वहां पर अभी हम इसको पिछले वाले क्वेश्चन में आप सभी को हम बताएं कि प्रथम बार जो है भूगोल शब्द कौन प्रयोग किया था, तो इरेटोस्थनीज। कौन, इरेटोस्थनीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल वो कितना है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263। कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है। भारत का जो स्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से जितना भारत का फैलाव है वो विश्व में कितना है, तो बताइएगा। तो इसमें 7वां नंबर पर आता है। कितना, तो 7वां नंबर पर, ठीक है। 2.4% है। कितना परसेंट पूछेगा तो 2.4% भारत का एरिया है पूरे विश्व में, ठीक है। और यही क्वेश्चन आज जो है बिहार पुलिस में पूछा गया है 16 जुलाई को, आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है, किसने कहा। अर्थशास्त्र जो है वो विकास का शास्त्र है, किसने कहा था ये चीज, सैमुअल्स, या तो फिर एडम स्मिथ ने, या तो फिर आपका रॉबिन्स ने, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा फ्रेंड्स, तो ये जो कथन कहा था सैमुअल्स ने कहा था। किसने, सैमुअल्स ने ये कहा था कि आपका जो अर्थशास्त्र है वो विकास का शास्त्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा। अर्थशास्त्र को धन का जो विज्ञान किसने कहा, सैमुअल्स ने कहा, नहीं, ये तो कहा था अर्थशास्त्र जो है विकास का शास्त्र है। तो इसका बात करें धन का विकास किसने कहा था, तो एडम स्मिथ ने कहा था। किसने, तो एडम स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन फिजिक्स का है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, तो आपका ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल मात्रकों की संख्या एसआई पद्धति में होती है। कितना, मूल मात्रकों की संख्या एसआई पद्धति में कितना होती है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इसमें 7 होता है। कितना होता है, तो मूल मात्रक हमारा 7 होता है। कितना होता है, तो मूल मात्रक हमारा 7 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है संपूरक मात्रक की संख्या कितना होता है। संपूरक मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो ये भी 2 होता है। एक तो आपका देखिए यहाँ पर और था, पीछे चलते हैं। मात्रक पूछेगा तो 2 हो जाएगा, संपूरक मात्रक पूछेगा तो आपका ये मूल मात्रक पूछेगा तो 7 हो जाएगा, संपूरक पूछेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मात्रकों की कितने प्रणाली होती है। अब देखिए यहाँ पर प्रणाली आ गया, ठीक है, प्रणाली आ गया तो आपको यहाँ पर 3 मार देना है। कितना, तो 3 मार देना है। जैसे कि सेंटीग्राम, किलो ग्राम और समय, सब जो आप लोग देखते हैं 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पदार्थ की परिणाम का मात्रक होता है, पदार्थ की परिणाम का जो मात्रक होता है वो आप सभी को बताना है। मोल है, रेडियन है, मीटर है, या तो फिर किलोग्राम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा। पदार्थ के जो परिणाम है ना उसे मोल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। कोणीय वेग जो है उसका एसआई मात्रक पूछ रहा है और आज ये क्लास का लास्ट है, तो इसे बोला था रेडियन। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमारा जो है ये 100 प्रश्न जो है हम लोगों का पॉकेट जीके का जो 2500 एमसीक्यू का जो चल रहा है, ये श्रृंखला जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम लोगों ने पहला क्लास कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। बाकी जो आपका 2400 प्रश्न है, ठीक है, 2400 प्रश्न है आपका 24 दिनों में समाप्त हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि और कौन सा बुक कराएं। अभी इसके साथ में वो और चलेगा, यूरोटेरिया का बिहार दरोगा के लिए आया वॉल्यूम 2, वो भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी आप लोग को कल फिर से मिलेगा दूसरा क्लास, आप लोग रेडी रहिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा आप लोग ज्यादातर। आज का जो भी थोड़ा बहुत कमी हमारे में रह गया होगा
वो आपको मुझे बताना है कमेंट में, उसे हम कल जो है दूर करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, और आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं अगले नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और आराम से ज्वाइन करते रहिए क्लास को। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।